Hello dear students, welcome all of you in our lecture number 8 of physics. हमने लास्ट लेक्चर में पार्सेवल्स फार्मूला एंड फूरियर इंटीग्रल थियरम के बारे में देखा था. आज एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्सेवल्स फार्मूला एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. अ कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट टॉपिक उसमें रहेगा अ कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन. वी हैव इम्पोज्ड टू कंडीशन of function phi x in Parseval's formula. First is the period of phi x is L. Second is phi x satisfy Dirichlet's condition. यहाँ पे हम explanation of Parseval's formula and Fourier transformation में first हमारा सब टॉपिक रहेगा complete set of function, जिसमें यहाँ पे हमें Parseval's formula के टू कंडीशंस दिए गए हैं फंक्शन के लिए. फर्स्ट जो है वो पीरियड जो फाई एक्स का है वो एल होगा और फाई एक्स सेटिस्फाई करेगा डिरिचलेट कंडीशन को. ये जो दो कंडीशन है वो यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन के रिगार्डिंग दी गई है. थस इट कैन बी सेड दैट पार्सेवल्स फार्मूला कैन बी रिटन फॉर ऑल दोज फंक्शन विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड. सपोज f1x, f2x, f3x up to are such functions. Hence Parseval's formula can be written for each such a function. यहाँ पे जो बात की गई है पार्सेवल्स फार्मूला के लिए, उसका जो फंक्शन है उसे जब हम लिखेंगे तो उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन. और सपोज f1x, f2x, f3x आर सच अ फंक्शन. हैंस पार्सेवल्स फार्मूला मतलब जब ऐसे फंक्शन है तो पार्सेवल फार्मूला जो है उसे हम फंक्शन की तरह कैसे लिखेंगे तो वो अब यहाँ पे हम देखेंगे. इन अदर वर्ड्स फूरियर सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सी एन ई रेस टू आई 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई एल कैन बी ऑब्टेन फॉर ईच सच फंक्शन. इफ वी पुट दिस इन अदर वर्ड्स द फंक्शंस f1x, f2x up to fnx can be expanded in terms of function e raised to I in bracket 2 pi nx divided by L in the term of Fourier series. In this sense, it can be said that the function e raised to I in bracket 2 pi nx divided by L from a complete set relative to function f1x, f2x up to fnx. Moreover, it can be also said that the function f1x, f2x up to fnx from the group of function. Here it is also noteworthy that no function from the group f1x, f2x up to fnx is 0 as well as orthogonal with e raised to I in bracket 2 pi nx divided by L for each value of n, because if it is so, then equation 20 it can be seen that Cn is equals to 0 for each value of n, and as a result there will be no existence of फूरियर सीरीज़. मतलब यहाँ पे फूरियर सीरीज़ की जो बात है उसमें हमें समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में सी एन ई रेस टू आई 2 पाई एन एक्स बाई एल जो है उसकी तरह ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें यहाँ पे फंक्शन f1x, f2x अप टू fnx जो है उसको एक्सपांड करना है फंक्शन में किसके ई रेस टू आई 2 पाई एन एक्स बाई एल के. तो यहाँ पे फूरियर सीरीज़ जो है वो हमारी बनती है और उसमें यहाँ हमें एक ई रेस टू आई 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई एल जो दिया गया है वो रिलेटिव फंक्शन f1x, f2x अप टू fnx के लिए है. और हम ये भी कह सकते हैं कि f1x, f2x एंड fnx जो है वो ग्रुप ऑफ फंक्शंस है. और यहाँ पे हम ये कहना भी चाहेंगे कि f1x, f2x एंड fnx जो है वो 0 है एज वेल एज ऑर्थोगोनल जो उनका ई रेस टू आई 2 पाई एन एक्स बाई एल जो है उसकी जो भी वैल्यू है एन वैल्यू, तो उसे यहाँ पे हमें इक्वेशन 20 की तरह देखे तो हमारा जो सी एन है वो 0 हो जाएगा और ईच वैल्यू जो एन की है वो यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस रखेगी नहीं. रिगार्डिंग फूरियर सीरीज जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, पार्सेवल्स फार्मूला कैन बी जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेड. The right hand side of Parseval's formula can be graphically represented.
एक्सपांडिंग द राइट हैंड साइड, हमारी जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है पार्सेवल्स फार्मूला के लिए, वो जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेड ऐसे होगा, राइट हैंड साइड जो है पार्सेवल्स फार्मूला कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एंड एक्सपांडिंग द राइट हैंड साइड। मतलब हम जो ग्राफिकली यहाँ पे देख रहे हैं हमारी फिगर 13A, वो उसमें राइट हैंड साइड जो है वो पार्सेवल्स फार्मूला है एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरी जो फार्मूला का इंटरप्रिटेशन है वो दिया गया है। समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ सी एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ सी माइनस इनफाइनाइट होल स्क्वायर अप टू प्लस मोड ऑफ सी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी जीरो स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी टू स्क्वायर प्लस अप टू प्लस सी infinite whole square. Now if the graph of n tends to Cn whole square is drawn, it is called histogram. As n is integer number varying discontinuously, it is n shown in figure 13. मतलब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड जो देख रहे हैं समेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ सी एन होल स्क्वायर का, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा पार्सेवल्स फार्मूला है। और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सपांडेड टर्म देख रहे हैं वो हमारा एक्सपांडिंग फार्मूला है पार्सेवल्स का, जिसे हम जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें तो उसमें जो ग्राफ बनता है n टेंस टू सी एन होल स्क्वायर का, वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और उसे हिस्टोग्राम कहा जाएगा। n यहाँ पे इंटीजर नंबर है जो चेंज होता रहता है डिसकंटिन्यूसली, और यहाँ जो फिगर 13 है वो हमें ये रिप्रेजेंट करके देता है। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू असाइन सच इंटरप्रिटेशन टू फूरियर एक्सपांशन itself in the Fourier series for phi x which we have written up till now. If we go from one term to the next term, the change in the value of n is found to be delta n is equals to 1. That is the wavelength of the harmonic function used in the Fourier expansion of phi x, where L, L by 2, L by 3 etc. यहाँ पे अब हम पॉसिबल जो है इंटरप्रिटेशन फूरियर एक्सपांशन का वो यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें फूरियर सीरीज़ जो है उसके लिए फाई एक्स दिया गया है विच वी हैव रिटन अप टिल नाउ। अब तक हम वही लिख रहे थे, इट वी गो फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट टर्म, मतलब वो जो है वो एक टर्म से दूसरी टर्म जाता था, पर चेंज वैल्यू जो होती थी n की वो हम डेल्टा n ले, तो वो डेल्टा n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है। मतलब अब जो वेवलेंथ होगी हार्मोनिक फंक्शन की फूरियर एक्सपांशन में फाई एक्स के लिए वो L, L by 2, L by 3 उस तरह से जाएगी। नोट दैट cos 2 pi nx by L इज इक्वल्स टू cos 2 pi nx डिवाइड बाई L इज इक्वल्स टू cos 2 pi x अपॉन L by n is equals to cos 2 pi x upon lambda, where lambda is equals to L upon n. Now the wavelengths of the harmonic function for different value of n will be L, L by 2, L by 3 etc. यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि cos 2 pi nx by L जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो cos 2 pi nx अपॉन L को अलग करते हैं, उसमें से अब जो n है उसे डिनोमिनेटर बनाते हैं, तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो cos 2 pi x अपॉन L डिवाइड बाई n बनता है, और L डिवाइड बाई n को लैम्बडा बोले तो cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा ये हमें वैल्यू मिलती है, जिसमें हार्मोनिक फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ले तो n जो है वो L, L by 2, L by 3 कहा जाएगा। और द हार्मोनिक फंक्शन रिटर्न इन फूरियर एक्सपांशन इन कनेक्शन with above mentioned note have the wave numbers given by k is equals to 2 pi n divide by L, पर यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 2 pi by lambda है, and instead of taking the variable n changing for different term of Fourier series, we can take k and straightway ask that harmonic function of how many wave numbers are incorporated in the Fourier expansion of the given function. K is equals to 2 pi n divided by L, therefore delta k is equals to 2 pi upon L into delta n. Therefore delta n is equals to L upon 2 pi into delta x.
यहाँ पे जो इक्वेशन 35 दिया गया है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2x लिखा है, उसकी जगह हमें 2 कंसीडर करना है। मतलब यहाँ पे जो होगा k इज इक्वल्स टू 2πn/L होगा, डेल्टा के जो है वो 2π/L इंटू डेल्टा एन होगा। और अब डेल्टा एन को हम फार्मूला के आगे ले आए तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू L/2π इंटू डेल्टा एक्स होगा। In our discussion, the value of delta n is 1. Hence, the right hand side of Parseval's formula in equation 13 can be written as summation n is equals to minus infinite to plus infinite mod of Cn whole square into delta n, substituting the value of delta n from equation 36. Therefore, summation n is equals to minus infinite to plus infinite mod of Cn whole square delta n is equals to summation n is equals to minus infinite to plus infinite mod of Cn whole square into L/2π into delta k. Equation 37. यहाँ पे in equation 37 still we have written the summation over n because on changing the value of n we get delta k and Cn. Expressing equation 37 as a right hand side of Parseval's formula, integration minus L/2 to plus L/2 mod of 5x whole square dx is equals to integration minus infinite to plus infinite mod of LCn divided by under root 2π whole square delta k is equation 38. मतलब यहाँ पे अब हम k को इंट्रोड्यूस करते हैं तो k की जो वैल्यू है वो 2πn/L यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन की लिखी जाएगी फूरियर एक्सपेंशन के लिए। और उनमें जो ऊपर का जो कनेक्शन हमारा नोट दिया गया था उसे कनेक्टेड करे इस k की 34 जो इक्वेशन नंबर 34 की वैल्यू के साथ, तो हमारा जो k है वो 2π/λ की तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 2πn/L और उसकी फाइनल वैल्यू में हमें इक्वेशन 36 में डेल्टा n के लिए वैल्यू मिलती है और उसे हम पार्सेवल्स फार्मूला मतलब इक्वेशन 33 में रखते हैं राइट हैंड साइड पर। तो हमें जो इक्वेशन 38 मिलता है वो पार्सेवल्स फार्मूला का एक्सप्रेशन इक्वेशन 37 का एक्सप्रेशन जो होगा वो मिलेगा। और उसके साथ साथ बट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Cn from equation 21 into equation 38 and writing k is equals to 2πn/L we get। अब हमें क्या करना है कि हमें Cn की जो वैल्यू है इक्वेशन 21 की उसे हमारे इक्वेशन 38 में रखना है और वहाँ पे k की वैल्यू 2πn/L रहेगी। मतलब उससे हमें क्या मिलेगा, LCn/√2π is equals to 1/2π इंटीग्रेशन माइनस L/2 टू प्लस L/2 5x e⁻⁴ into dx. The right hand side of equation 39 is the definite integral between the interval form minus L/2 to plus L/2 and x is the variable of integration। मतलब यहाँ पे हम इक्वेशन 21 की जो Cn की वैल्यू है वो इक्वेशन 38 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन 39 जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि LCn/√2π जो है उसे हम इज इक्वल्स टू करके लिख पाएंगे 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस L/2 टू प्लस L/2 एंड 5x इंटू e⁻⁴ इंटू dx। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन 39 में है वो हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल मिलता है बिटवीन द इंटरवल फ्रॉम माइनस L/2 टू प्लस L/2 एंड जो x है वो वेरिएबल है इंटीग्रेशन के लिए और दस दिस इंटीग्रल मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन L एंड K। और ये जो इंटीग्रल है हमें यहाँ पे इक्वेशन 39 में दिखता है वो L एंड K पर डिपेंडिंग है। दस वी शैल रिप्रेजेंट द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 39 बाय AL ऑफ K। अब हम इक्वेशन 39 में जो राइट हैंड साइड है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे AL ऑफ K। Therefore, AL of K is equals to LCn divided by √2π is equals to 1/2π integration minus L/2 to plus L/2 5x into e⁻⁴ dx. Now, equation 38 can be written as follows: integration minus L/2 to plus L/2 mod of 5x whole square dx is equals to summation n is equals to minus infinite to plus infinite mod of AL of K whole square
यहाँ पे हमें इक्वेशन 41 जो मिलता है वो हम इक्वेशन 38 में जो वैल्यू रखते हैं उसके ऊपर से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इफ़ वी टेक L टेंस टू इनफाइनाइट k will become continuously changing variable in k is equals to 2 pi n divided by L, and as a result the summation of right hand side will be converted into an integral the form of minus infinite to plus infinite dk। मतलब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन 41 है वो हमें मिलता है, उसमें L टेंस टू इनफाइनाइट कर दे तो हमारा जो k का वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग हो जाएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा, और उसका जो रिज़ल्ट है मतलब राइट हैंड साइड का जो कन्वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डीके में हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ 5x होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ ए ऑफ के होल स्क्वायर डी के। इट इज़ अवर इक्वेशन 42 हियर। In the limit L tends to infinite, AL of k is expressed by A of k. Therefore, A of k is equals to limit L tends to infinite, AL of k is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite phi x e raised to minus ikx into dx. Therefore, AK is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite phi x e raised to minus ikx dx. It is our equation 43. Now phi x is equals to summation minus infinite to plus infinite cn into e raised to I 2 pi nx divided by L is equals to under root 2 pi upon L summation minus infinite to plus infinite ak e raised to minus ikx into L upon 2 pi into delta k. Here delta n is equals to 1 is equals to L upon 2 pi into delta k. In the limit L tends to infinite, phi x is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite a of k e raised to minus ikx dx. Equation number 44. Equation 42, equation 43 and 44 are very important in our physics subject. यहाँ पे इक्वेशन 42 जो है वो यहाँ पे हमें दिया गया है, जो हमें L टेंस टू इनफाइनाइट जब होता है तो उसमें से एक्सप्रेस करके देता है A ऑफ K। उसके बाद जो इक्वेशन 43 है वो हमें A ऑफ K की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है, एंड इक्वेशन 44 जो है वो हमें फाई एक्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। फाई ऑफ एक्स एंड A ऑफ K आर कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर, और A ऑफ K इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म of phi of x and phi of x is called inverse Fourier transform of A of k। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि A of k and phi of x जो है वो यहाँ पे Fourier ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा, एंड phi of x पर से A of k फाइंड कर सकते हैं एंड A of k पर से phi of x फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो Fourier ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। वी हैव जम्प फ्रॉम द इनफाइनाइट समेशन टू an integral mathematically. This can not be easily justified but it is not objectionable for our purpose। मतलब यहाँ पे हमने जो इनफाइनाइट समेशन को इंटीग्रल में मैथमेटिकली जो हमने देखा वो मैथमेटिकली इजीली पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे वो ऑब्जेक्शनल नहीं है वो, क्योंकि वो हमारा पर्पस नहीं है। आवर एडवांटेज ऑफ टेकिंग L टेंस टू इनफाइनाइट इज दैट नाउ वी कैन टॉक अबाउट फाई एक्स एक्सपांडेड ओवर एनी रीजन। यहाँ पे हमारा जो एडवांटेज होगा L को इनफाइनाइट लिमिट तक लेने का वो क्या होगा, तो अब हम फाई एक्स को एक्सपांडेड कर पाएंगे पूरे रीजन पर, किसी भी पूरे रीजन पर हम उसे एक्सपांडेड कर सकते हैं। दस इन मोर जनरल वे वी नाउ यूज साई एक्स इंस्टेड ऑफ फाई एक्स, देन psi x is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite a of k e raised to minus I kx dk. Equation 45. A of x is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite psi x e raised to minus I kx dx. This pair of Fourier transformation can be also written in the form of a single formula, as the integral in equation 46 is a definite integral. We can express the variable of integration x as x dash, and hence
देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इक्वेशन 46। मतलब यहाँ पे जो पैर दी गई है इक्वेशन 45 एंड 46 में, वो साई ऑफ एक्स या ए ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सिंगल फार्मूला है, और यहाँ पे हम इक्वेशन 46 की बात करें तो वो डिफाइनाइट इंटीग्रल है, और उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन में x को हम एक्स डैश कहेंगे। इक्वेशन 46 में कोई चेंज मतलब उसमें होता नहीं है। Therefore a of k is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite psi x dash e raised to minus ikx dx dash. Substituting the value of ak from equation 47 in equation 45, we get psi x is equals to 1 upon under root 2 pi integration minus infinite to plus infinite second integration minus infinite to plus infinite psi x dash e raised to minus ik x dash minus x bracket complete into dx dash into dk. Equation 48 is known as Fourier's integral theorem. मतलब इक्वेशन 47 जो था उसमें अब इक्वेशन 45 की जो वैल्यू है उसे रखते हैं तो हमें इक्वेशन 48 मिलता है, और हमारा जो इक्वेशन 48 है वो फूरियर्स इंटीग्रल थियरम का है। साई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई एक्स डैश ई रेस टू माइनस आई के इन ब्रैकेट एक्स डैश माइनस एक्स इंटू डी एक्स डैश इंटू डी के। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 48 जो है वो फूरियर्स इंटीग्रल थियरम कहा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दी गई है जिसका मतलब होता है, मतलब यहाँ पे जो हमने चैप्टर देखा वो हमें आगे भी बहुत अच्छी तरह से यूज़फुल होने वाला है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल स्टेप आपको समझ में ना आए या तो उसको आप डिटेल में समझना चाहें तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन या मैसेज से बात कर सकते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।